नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11 की रसायन विज्ञान के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस भाग में कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और उनका नामकरण पढ़ेंगे। तो आइए इस भाग में हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, अचक्रीय या विवृत श्रृंखला यौगिक और दूसरा चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक। अचक्रीय या विवृत श्रृंखला यौगिक संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक दो प्रकार के हो सकते हैं, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, बेंजीनाइड यौगिक और नॉन बेंजीनॉइड यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक भी एलिसाइक्लिक यौगिक हो सकते हैं और एरोमेटिक यौगिक हो सकते हैं। अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक, इनको एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है और इन्हें हिंदी में वसीय यौगिक कहते हैं। ये सीधा या शाखित श्रृंखला यौगिक होते हैं, जैसे इथेन, एथेन है, आइसोब्यूटेन है, एसिटल्डिहाइड है, एसिटिक अम्ल है। ये सब अचक्रीय यौगिकों के उदाहरण हैं। इस प्रकार के यौगिकों में कार्बन श्रृंखला के अंतिम सिरे स्वतंत्र रहते हैं, वे आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं। यह यौगिक संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन एवं इनके व्युत्पन्न होते हैं। इनमें कार्बन परमाणुओं की शाखित या अशाखित श्रृंखलाएं हो सकती हैं। वे यौगिक जिनमें सिरे वाले कार्बन आपस में जुड़कर बंद श्रृंखला या वलय बनाते हैं, ये यौगिक दो प्रकार के हो सकते हैं, समचक्रीय तथा विषम चक्रीय। समचक्रीय यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें वलय में केवल कार्बन परमाणु ही होते हैं। इस प्रकार के केवल कार्बन परमाणु है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक हैं, संतृप्त और असंतृप्त हो सकते हैं, और दूसरे एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक यौगिक अणुओं में अचक्रीय यौगिकों के समान यानी एलिफेटिक नेचर के होते हैं। इनके उदाहरण आपने देखे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सीन। कभी कभी वलय में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु जुड़कर विषम चक्रीय वलय बनाते हैं। ये बेंजीन के समान संरचना वाले यौगिक जिनमें केवल कार्बन की वलय होती है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और वे यौगिक जिनमें बेंजीन के समान संरचना नहीं होती है, वो अबेंजीनॉइड कहलाते हैं, जैसे साइक्लोहेप्टा 246 ट्राइइन 1 ऑन, जिसको ट्रोपोन कहते हैं। अब बात करते हैं विषम चक्रीय यौगिक की। कभी कभी वलय में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु जुड़कर विषम चक्रीय वलय बनाते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसमें देखिए ऑक्सीजन है वलय में, ये एक प्रकार का एलिसाइक्लिक यौगिक है। इसके अलावा इन यौगिकों में फ्यूरेन, थायोफीन, पिरिडीन में ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं। ये भी विषम चक्रीय यौगिक हैं क्योंकि इनमें वलय में ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन हैं। कार्बनिक यौगिकों को क्रियात्मक समूहों के आधार पर सजातीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है, पहले ये जानें। किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों में अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे हाइड्रोक्सिल समूह, एल्डिहाइड समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, एस्टर समूह। कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो, सजातीय श्रेणी बनाते हैं। इसके सदस्यों को सजात, होमोलॉग्स कहते हैं। सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में CH2 इकाई का अंतर होता है। कार्बनिक यौगिकों की कई सजातीय श्रेणियां हैं। इनमें से कुछ हैं एल्केन, एल्कीन। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं तथा भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है।
एक सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के अणुसूत्र भिन्न होते हैं एवं इनमें CH2 का अंतर होता है, इसलिए वे कभी भी समावयव नहीं हो सकते। यहाँ देखिए CH4 और C2H6 में CH2 का अंतर है, फिर C2H6 और इस प्रोपेन में भी CH2 का अंतर है, और प्रोपेन और ब्यूटेन में भी एक CH2 का अंतर है, इसलिए ये कभी भी समावयव नहीं हो सकते। इसी प्रकार से एल्कीन में भी CH2 का अंतर है, और ये अन्य सजातीय श्रेणियां हैं। कार्बनिक रसायन लाखों कार्बनिक यौगिकों से संबंधित है। उनकी स्पष्ट पहचान के लिए यौगिकों के नामांकन की एक सुव्यवस्थित विधि विकसित की गई है, जिसे IUPAC पद्धति कहते हैं। इस सुव्यवस्थित नामांकन प्रणाली में यौगिकों के नाम को उसकी संरचना से संबंधित किया गया है, जिसे पढ़ने या सुनने वाला व्यक्ति यौगिक के नाम के आधार पर उसकी संरचना बना सके। IUPAC पद्धति से पूर्व कार्बनिक यौगिकों का नाम उनके स्रोत अथवा किसी गुण के आधार पर दिया जाता था। जैसे सिट्रिक अम्ल का नाम उसके सिट्रस फलों में पाए जाने के कारण दिया गया। लाल चींटी में पाए जाने वाले अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल दिया गया, क्योंकि चींटी के लिए लैटिन शब्द फार्मिका है। यह नाम पारंपरिक हैं। ये रूढ़ अथवा सामान्य नाम कहलाते हैं। रूढ़ पद्धति में नाम छोटे एवं सरल होते हैं, परंतु यौगिक की संरचना से संबंधित नहीं होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये एसीटोन, एनिलीन, एनिसोल, बेंजीन, एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म, एथिल मेथिल ईथर। वर्तमान समय में भी कुछ यौगिकों को सामान्य नाम दिए जाते हैं। कार्बन के एक नवीन रूप C60 गुच्छे का नाम बुकमिस्टर फुलरिन रखा गया, क्योंकि इसकी आकृति अल्पांतरी गुंबदों जियोडेसिक डोम से मिलती जुलती है। प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुशिल्पी R बुकमिस्टर फुलेर ने इन्हें लोकप्रिय बनाया था, इसलिए इनका नाम बुकमिस्टर फुलरिन रखा गया। कुछ यौगिकों के संबंध में IUPAC नाम अधिक लंबे अथवा जटिल होते हैं, इस कारण भी उनका सामान्य नाम रखना जरूरी हो जाता है। किसी कार्बनिक यौगिक को सुव्यवस्थित नाम देने के लिए मूल हाइड्रोकार्बन तथा उससे जुड़े क्रियात्मक समूहों की पहचान करनी होती है। इस उदाहरण को देखिए, ये जनक श्रृंखला है, पेरेंट चेन जिसको कहते हैं। जनक हाइड्रोकार्बन के नाम में उपयुक्त पूर्वलग्न तथा अनुलग्न को संयुक्त करके वास्तविक यौगिक का नाम प्राप्त किया जाता है। इसमें ये क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है, और ये एक शाखा है, इसलिए इनका पूर्वलग्न और क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगाकर इनका नाम प्राप्त किया जाता है। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे यौगिकों की सजातीय श्रेणी के सुव्यवस्थित IUPAC नाम को एल्केन कहते हैं। इनका पूर्व नाम पैराफिन यानी लिटिल एफिनिटी, ये लैटिन शब्द है, अर्थात कम क्रियाशील था। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध या त्रिबंध होता है। ये सब एल्केनों के उदाहरण हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, आइकोसेन, ट्राइकोंटेन। शाखित श्रृंखला से युक्त यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की छोटी श्रृंखलाएं जनक श्रृंखला के एक या कई कार्बनों से जुड़ी रहती हैं। ये छोटी कार्बन श्रृंखला शाखाएं एल्किल समूह कहलाती हैं। जैसे इसमें ये CH3 है, यहाँ पर दो शाखित श्रृंखलाएं हैं, CH2 CH3 और एक ये CH3। ये तीन इसमें आप देख रहे हैं शाखित श्रृंखलाएं हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर एल्किल समूह प्राप्त होता है। इस प्रकार CH4 से CH3 प्राप्त होता है। इसे मैथिल समूह कहा जाता है। एल्किल समूह का नाम प्राप्त करने के लिए संबंधित एल्केन के नाम से एन को हटाकर इल लगाया जाता है। कुछ एल्किल समूह के नाम इस सारणी में आप देख रहे हैं, जैसे एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। साधारण शाखित समूहों के विशिष्ट रूढ़ नाम होते हैं। जैसे ब्यूटिल समूह के नाम द्वितीयक ब्यूटिल यानी सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल तथा तृतीयक ब्यूटिल, और
इस प्रकार की जो संरचना है उसके लिए नियोपेंटिल शब्द का प्रयोग किया जाता है। साखित श्रृंखला एल्केनों का नामकरण करने के लिए सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है और एल्केन को इस लंबी श्रृंखला का व्युत्पन्न माना जाता है। यहाँ देखिए आप पहले उदाहरण में आप देख रहे हैं ये 9 कार्बन की श्रृंखला है, जबकि इसमें 8 कार्बन की श्रृंखला है, इसलिए ये पहले वाला सही है क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन है श्रृंखला में। जब एक से ज़्यादा श्रृंखला संभव हो तो उस श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसमें ज़्यादा संख्या में प्रतिस्थापी होते हैं। यहाँ देखिए केवल एक ही श्रृंखला है ये, इसलिए ये 5 कार्बन की श्रृंखला सही है। लेकिन इस उदाहरण में आप देखेंगे तो 2 श्रृंखलाएं संभव है। 6 कार्बन इधर से भी हो सकते हैं इस प्रकार, और इस प्रकार भी हो सकते हैं। जब इस श्रृंखला को देखते हैं तो इसमें केवल एक प्रतिस्थापी दिख रहा है, ये वाला, और इस श्रृंखला को देखते हैं तो इसमें 2 प्रतिस्थापी हैं, एक ये और दूसरा ये, इसलिए ये 2 प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला सही है। जब कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लेते हैं तो कार्बन की नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए आप देखिए कि कार्बन का अंकन उस तरफ से किया जाएगा जिस तरफ से श्रृंखलाओं को नंबर देने पर उनका योग कम आए। जैसे इसमें आप देखेंगे कि इसमें कार्बन नंबर 2 पे श्रृंखला है और कार्बन नंबर 6 पर श्रृंखला है, तो इनका योग 8 आता है। और अगर नंबरिंग इधर से करते हैं तो कार्बन नंबर 4 पर और कार्बन नंबर 8 पर श्रृंखला है, योग 8 और 4 12 आता है। इसका मतलब ये जो नंबरिंग है ये सही है। इस उदाहरण में आप देखिए इसमें नंबरिंग इधर से करना सही है क्योंकि इसमें 3 और 6 पर है, और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तब भी 3 और 6 पर प्रतिस्थापी हैं, योग दोनों अवस्थाओं में 9 आता है। लेकिन इसमें एथिल समूह को कम नंबर दिया जाए क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है और मैथिल का एम बाद में आता है, इसलिए नंबरिंग इस तरह से की जाएगी। और ये जो नंबरिंग की गई है ये सही है और ये वाली नंबरिंग गलत है। तो इसका नाम होगा 3 एथिल 6 मैथिल ऑक्टेन, न कि 6 एथिल 3 मैथिल ऑक्टेन। इस उदाहरण में देखिए आप ये 5 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 और 5। नंबरिंग चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, 2 और 4 पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम 2,4 डाईमेथिल पेंटेन होता है। 2 अंकों के बीच में कोमा लगाया जाता है और अंक और शब्द के बीच में ये इस प्रकार से डैश लगाया जाता है। इसमें देखिए आप 5 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 और 5। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि नंबरिंग इधर से की जाए तो प्रतिस्थापी 2 पर 2 प्रतिस्थापी हैं, 2 मैथिल समूह हैं, तो 2 + 2 और 4 पर एक प्रतिस्थापी है, तो 4 जोड़ेंगे तो कुल 8 होगा। और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 पर एक प्रतिस्थापी है और 4 पर 2 प्रतिस्थापी है, तो 4 + 4 और 2 10 होगा। तो नंबरिंग किधर से की जाएगी? जिधर से कम नंबर आ रहा था, योग कम आ रहा था, इधर से योग कम आ रहा है, इसलिए 2,2,4 ट्राईमेथिल पेंटेन इसका सही नाम होगा। अब बहुप्रतिस्थापित यौगिकों में यदि समान संख्या की 2 श्रृंखलाएं हो तो अधिक पार्श्व श्रृंखलाओं वाली श्रृंखला का चयन करना चाहिए। श्रृंखला के चयन के बाद क्रमांकन उस छोर से प्रारंभ करना चाहिए जिस छोर से प्रतिस्थापी समीप हो। इस उदाहरण में देखिए जिसमें 10 कार्बन की श्रृंखला है, नंबरिंग इधर से की गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार की नंबरिंग करने पर इसमें प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं? कार्बन नंबर 3 पर 2 प्रतिस्थापी हैं, एक मैथिल समूह, दूसरा ये मैथिल समूह, और तीसरा प्रतिस्थापी 5वें कार्बन पर आ रहा है। इस प्रकार 3 प्रतिस्थापी आ रहे हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करें और नंबरिंग इधर से करें 1 2 3 4 और 5, तो हम देख रहे हैं कि इसमें तीसरे कार्बन पर एक पार्श्व श्रृंखला है और 5वें कार्बन पर एक पार्श्व श्रृंखला है। तो जब इधर से नंबरिंग कर रहे थे तो 3 पार्श्व श्रृंखलाएं आ रही थी, और जब इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 पार्श्व श्रृंखलाएं आ रही है। इसका मतलब जब पार्श्व श्रृंखलाएं ज़्यादा हो उधर से नंबरिंग करनी चाहिए, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5। और जब इनका क्रमांकन करते हैं पार्श्व श्रृंखला का, तो उसमें आपको जिस छोर से वो जुड़ा हुआ है उस छोर से उसका अंकन करना है। ये पार्श्व श्रृंखला 1 2 3 4 कार्बन वाली है, इसमें 2 पर एथिल समूह लगा हुआ है,
तो इस यौगिक का नाम है 5, ये वाला कार्बन 5, और इसमें ये ब्रैकेट में लिखा गया है जिसमें ये पार्श्व श्रृंखला को दर्शाना है 2 एथिल ब्यूटिल, क्योंकि इसमें दूसरे कार्बन पर एथिल समूह लगा हुआ है और ये कितने 4 कार्बन वाला ब्यूटिल समूह है, इसलिए इसको लिखते हैं 2 एथिल ब्यूटिल। फिर ब्रैकेट बंद करके 3 पर 2 मैथिल समूह लगे हुए हैं, उनको दर्शाना है, तो 3,3 डाईमेथिल डेकेन, ये इसका सही नाम है। इसका ये नाम भी हो सकता था लेकिन वो गलत है। 5 पर अगर आप पार्श्व श्रृंखला दूसरी चयन करते हैं तो 2,2 डाईमेथिल ब्यूटिल 3 एथिल डेकेन होता, जो गलत है। आइसो और नियो पूर्व लग्नों को मूल एल्किल समूह के नाम का भाग माना जाता है, परंतु द्वितीयक तथा तृतीयक पूर्व लग्नों को मूल एल्किल समूह के नाम का भाग नहीं माना जाता। यहाँ देखिए ये जो सेकेंडरी ब्यूटिल है इसमें इसका बी जो है ब्यूटिल का वो काउंट किया जाता है और यहाँ आइसोप्रोपिल का आई काउंट किया जाता है। तो आइसोप्रोपिल का आई अल्फ़ाबेट्स में बाद में आता है इसलिए इसको बाद में लिखा गया है, बी पहले आता है इसलिए इस शब्द को पहले लिखा गया। इसमें एस कंसिडर नहीं करते हैं, अगर एस कंसिडर करते तो ये बाद में आता। इसी प्रकार से इसमें देखें आप, ये जो भाग है ये नियोपेंटिल भाग है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये शाखित श्रृंखला है इसलिए इसमें नंबरिंग की जाती है और इसका नाम है 5,2,2 डाईमेथिल प्रोपिल नोनेन, 9 कार्बन की श्रृंखला है। चक्रीय यौगिक, एकल चक्रीय संतृप्त यौगिक का नाम संबंधित विवृत श्रृंखला एल्केन के नाम के प्रारंभ में साइक्लो पूर्व लग्न लगाकर लिखते हैं और यदि पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित हो तो उन नियमों का पालन करते हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। जैसे देखिए साइक्लोपेंटेन, साइक्लो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पेंटेन क्योंकि यहाँ 5 कार्बन की वलय है, इसमें 1 मैथिल 3 प्रोपिल हेक्सेन है। नंबरिंग इसमें यहाँ से शुरू की गई है, एम पहले आता है, पी बाद में आता है, तो इसको नंबर 3 दिया गया है। और इस उदाहरण में आप देखें तो 3 एथिल 1,1 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन सही नाम है और ये 1 एथिल 3,3 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन गलत है, क्योंकि इसमें जब अंकों का योग करते हैं तो 5 आता है और इसमें अंकों का योग 7 आता है, इसलिए अंकन इस प्रकार से किया जाना सही होता है। अब ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही आईयूपीएसी नाम कौन सा है? इन चारों में से सही आईयूपीएसी नाम देखना है आपको। चौथे में आप देखें तो बिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो गलत है, यहाँ पर बिस 2 के लिए लिया गया है और बिस के स्थान पर यहाँ डाई होना चाहिए, इसलिए ये आंसर नहीं है। इसमें देखिए आप प्रतिस्थापी 5, 4 और 4, कुल अंक 13 होते हैं। इसमें देखिए 4, 4, 8 और 3, 11 होता है और इसमें भी 11 होता है, इसका मतलब आंसर नंबर 3 भी गलत है। अब इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो जो 3 पर एथिल समूह है ये इसलिए सही है क्योंकि ई पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में और एम बाद में आता है, इसलिए इन दोनों में से पहला जो आंसर है वो सही है। कुछ हाइड्रोकार्बनों के आईयूपीएसी नाम और संरचनाएं नीचे दी गई हैं। कारण सहित बताना है कि कोष्ठक में दिए गए नाम अशुद्ध क्यों हैं। ये कोष्ठक में नाम दिया गया है और ये अशुद्ध है, ऐसे ही इसमें ये दिया गया नाम अशुद्ध है, ऐसा क्यों है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए नंबरिंग है 2, 5, 6, इन 3 पोजीशंस पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है और ये ऑक्टेन है, इनका योग आता है 13 और इसमें इस वाले में देखिए आप 14 आ रहा है योग, तो इसका मतलब है कि जिसमें कम योग आता है वो सही है। इस आधार पर ये वाला नाम गलत है। दूसरे उदाहरण में आप देखिए कि इधर से नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 3 और 5 पर प्रतिस्थापी हैं और इधर से चलें तो भी 3 और 5 पे प्रतिस्थापी हैं, तो इन दोनों नामों में आप देख रहे हैं कि योग 8 आ रहा है, तो ये वाला जो ऊपर वाले उदाहरण में देखा है वो लागू नहीं होगा। अब यहाँ क्या गलती है वो पता लगानी है आपको कि यहाँ पे 5 पर एथिल लिख रहे हैं और 3 पर मैथिल लिख रहे हैं, जो गलत है क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में ई पहले आता है तो उसका नंबर कम होना चाहिए। तो 3 एथिल 5 मैथिल हेप्टेन सही नाम है। एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिक और एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है? अगर एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिक हैं तो सबसे पहले उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान की जाती है ताकि उपयुक्त अनुलग्न का चयन हो सके। क्रियात्मक समूह की स्थिति दर्शाने के लिए लंबी श्रृंखला का
क्रमांकन उस छोर से करते हैं ताकि उस कार्बन जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो को न्यूनतम अंक मिले। और अगर बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिक हैं तो उनमें से एक क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह मान लिया जाता है और उस आधार पर यौगिक का नाम दिया जाता है। उचित पूर्वलग्नों का उपयोग करके बचे हुए क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापी के रूप में नाम दिया जाता है। मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। ये प्राथमिकता का घटता हुआ क्रम है। इसमें आप देखिए COOH, SO3H, COOR, COCl, फिर CONH2, फिर CN, फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप, फिर कीटोनिक ग्रुप, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर एमिनो ग्रुप, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इस प्रकार से ये वरीयता का घटता हुआ क्रम है। इस सारणी में आप देख रहे हैं कि अगर कोई क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी के रूप में लिखना है तो उसमें क्या शब्द लिखा जाएगा, और अगर उसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे तो उसके लिए क्या शब्द आएगा। जैसे जब हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो ये हमेशा पूर्व लग्न के रूप में ही नाम में लिखा जाएगा, जैसे हेलो, इसका अनुलग्न नहीं होगा। अगर OH समूह है तो उसके लिए पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी शब्द होगा, और उसका अगर वो मुख्य क्रियात्मक समूह है तो उसके लिए अनुलग्न होगा ऑल, जैसे ये ब्यूटेन टू ऑल। एल्डिहाइडिक समूह के लिए पूर्व लग्न के रूप में फॉर्मिल या ऑक्सो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो तो नाम के अंत में एल लिखा जाता है। कीटोनिक समूह के लिए ऑक्सो, और अगर मुख्य क्रियात्मक समूह हो तो ऑन शब्द का प्रयोग करते हैं। साइनो और नाइट्राइल पूर्व लग्न और अनुलग्न है साइनाइड समूह के लिए। ये जो ईथर समूह है इसका केवल पूर्व लग्न होगा एल्कोक्सी, ये कभी भी मुख्य समूह नहीं होगा। पूर्व लग्न के रूप में कार्बोक्सी और अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल लिखा जाता है। एस्टर समूह है तो OH शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर ये प्रतिस्थापी के रूप में लिखना है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते हैं। इसी प्रकार से एमीन समूह के लिए अगर प्रतिस्थापी के रूप में लिखना है तो एमिनो शब्द लिखते हैं, और अगर वो मुख्य समूह है तो एमीन लिखते हैं। एमाइड के समान समूहों के लिए कार्बाइल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पूर्व लग्न के रूप में, और अनुलग्न के रूप में एमाइड लिखते हैं, जैसे ये ब्यूटेनामाइड। नाइट्रो समूह हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में ही लिखा जाएगा और नाइट्रो शब्द लिखेंगे, जैसे ये 1 नाइट्रो ब्यूटेन है। इसी प्रकार से सल्फोनिक अम्ल के लिए सल्फो होगा पूर्व लग्न और मुख्य नाम होगा सल्फोनिक अम्ल। ये जैसे CH3SO3H है, ये मैथिल सल्फोनिक अम्ल लिखा जाता है। तो ये आर, फेनिल समूह, हेलोजन समूह, नाइट्रो समूह, एल्कोक्सी समूह, इनको हमेशा प्रतिस्थापी पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। जैसे इस यौगिक में आप देखें तो ये जो CH3 है ये हमेशा प्रतिस्थापी है, और ये इसमें क्रियात्मक समूह है OH, इसलिए इसका नाम 6 मैथिल, 6 पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। ऑक्टेन 8 कार्बन है इसलिए, और 3 पर ऑल है इसलिए इसका नाम है 6 मैथिल ऑक्टेन 3 ऑल। इसमें आप देखिए OH जुड़ा हुआ है CH2 पे, और इधर ये कीटोनिक समूह है। वरीयता श्रेणी से आप देख सकते हैं कि ये जो कीटो समूह है वो मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाएगा, इसलिए इसका नाम ऑन होगा, कीटोन के रूप में लिखा जाएगा, और ये प्रतिस्थापी के रूप में होगा OH। तो इसका ये जो नंबरिंग होगी इधर से होगी 1 2 3, और ये 3 है इसलिए 6 हो गया, और ये 7, तो 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन, क्योंकि ये 2 पर कीटोनिक ग्रुप है। इसका नाम अगर ये लिखें अपन 2 ऑक्सो, 2 पर ऑक्सो, इसको प्रतिस्थापी मान लें और इसको मुख्य समूह मान लें ऑल, तो वो गलत होगा। इसी प्रकार इसमें इसका जो नाम होगा वो 3 ब्रोमो प्रोप 1 ईन होगा, क्योंकि 1 पे ईन है और 3 पर ब्रोमो है। अगर इसका नाम 1 ब्रोमो प्रोप 2 ईन लिखें, इसको 1 दे दें नंबर, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही नाम ऊपर वाले में 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन है, और नीचे वाले में 3 ब्रोमो प्रोप 1 ईन है। यदि एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूहों की संख्या 1 से अधिक हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए उपयुक्त पूर्व लग्न, डाई, ट्राई आदि वर्ग अनुलग्न के पहले लिखे जाते हैं। ऐसे में वर्ग अनुलग्न के पूर्व
मूल एल्केन का पूरा नाम लिखते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्केन का न प्रयुक्त नहीं किया जाता है और उसकी जगह ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटेन ना लिख करके ब्यूटा 1,3 डाइन लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 ईन समूह हैं। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तब ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इस केस में आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन की श्रृंखला है और दोनों पर OH जुड़ा हुआ है, तो ये डाईऑल हो जाएगा, लेकिन पहले एल्केन का पूरा नाम लिखना है एथेन 1,2 डाईऑल। ये है हेक्सेन 2,4 डाईऑन। 2 पर और 4 पर 2 क्रियात्मक समूह हैं, दोनों समान हैं और कौन से हैं, कीटोनिक समूह है, इसलिए इसको डाईऑन लिखा है और पहले एल्केन का नाम लिख दिया हेक्सेन, 6 कार्बन की श्रृंखला है इसलिए। इसमें देखें आप, इसमें 2 क्रियात्मक समूह है, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एक कीटोनिक समूह है। इन दोनों में वरीयता क्रम में कार्बोक्सिलिक समूह ऊपर आता है, इसलिए नंबरिंग इधर से शुरू होगी और इसको प्रतिस्थापी मानना पड़ेगा कीटो समूह को। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑक्सो 5 ऑक्सो, 5 पर ऑक्सो है, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक अम्ल, क्योंकि 6 कार्बन है और इस कार्बन को ओइक अम्ल के रूप में लिखा जाएगा, इसलिए इसका नाम है 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक अम्ल। इसमें देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड हैं। नंबरिंग किधर से होगी, इधर से भी हो सकती है और इधर से भी हो सकती है, लेकिन इधर से सही होगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डबल बॉन्ड वरीयता क्रम में ट्रिपल बॉन्ड की अपेक्षा ऊपर है, तो इसका नाम होगा हेक्सा 1,3 डाइन 5 आइन। 5 पर इसका ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ये 5 आइन है। इस यौगिक में IUPAC पद्धति से नामकरण करने के लिए कौन सी श्रृंखला का चयन उचित होगा, ये देखना है। आप देख रहे हैं कि इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 और 4। इसमें 7 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें 5 की श्रृंखला है, 1 2 3 4 और 5। इसमें 6 की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन इसमें से सही कौन सी है, केवल 4 कार्बन की श्रृंखला। क्यों सही है, क्योंकि चयनित श्रृंखला में सर्वाधिक क्रियात्मक समूह हैं। सर्वाधिक क्रियात्मक समूह होने का मतलब है कि इसमें एक क्रियात्मक समूह ये कार्बोक्सिलिक समूह है और दूसरा ये हाइड्रोक्सिल समूह है, ये दोनों इस कार्बन की श्रृंखला में सम्मिलित हैं। जबकि इसमें 7 कार्बन है, लेकिन ये वाला कार्बन जो क्रियात्मक समूह का कार्बन है ये श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है, इसलिए ये गलत है। ये 5 कार्बन की श्रृंखला है, 4 से ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें ये वाला क्रियात्मक समूह सम्मिलित नहीं किया गया है OH, इसलिए ये गलत है। और इसमें ये 6 कार्बन की श्रृंखला होते हुए भी क्योंकि OH इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो ये 4 कार्बन की श्रृंखला कम कार्बन की श्रृंखला होते हुए भी सही है, क्योंकि इसमें अधिकतम क्रियात्मक समूह होने चाहिए। अब IUPAC पद्धति में बेंजीन व्युत्पन्न का नाम प्राप्त करने के लिए प्रतिस्थापी समूह का नाम पूर्व लग्न के रूप में बेंजीन शब्द से पूर्व लिखते हैं, परंतु उनके यौगिकों के रूढ़ नाम जो यहाँ ब्रैकेट में दर्शाए गए हैं का प्रचलन ज़्यादा है। जैसे ये मैथिल बेंजीन है, बेंजीन लिख करके उसके पहले मैथिल पूर्व लग्न लगा दिया है क्योंकि ये मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। इसमें ये मिथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मेथॉक्सी बेंजीन कहते हैं। ये एमिनो समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एमिनो बेंजीन कहते हैं। पर IUPAC में ये नाम ही जो सामान्य नाम है ये प्रचलन में है, टोलुइन, एनिसॉल, एनिलीन। ये नाइट्रोबेंजीन है क्योंकि इसमें नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, ये ब्रोमोबेंजीन है। इस प्रकार से बेंजीन व्युत्पन्नों का जब एकल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो नामकरण किया जाता है। द्विप्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्न में प्रतिस्थापी समूहों की स्थितियां संख्याओं द्वारा दर्शाई जाती है और अंकन इस प्रकार किया जाता है कि प्रतिस्थापी समूह वाली स्थितियों को न्यूनतम अंक मिले। जैसे इस यौगिक में देखिए सेकंड में, इसका नाम 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन होगा, 1,3 न कि 1,5 डाइब्रोमोबेंजीन। अगर इधर से नंबरिंग करें तो ये 5 पर आता है, ये दूसरा ब्रोमो, लेकिन जिसमें कम अंक मिले वही नंबरिंग सही होगी, इसलिए 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन इसका सही नाम है। रूढ़ पद्धति में 1, 2, 1, 3 और 1, 4 को क्रमशः ऑर्थो, मेटा और पैरा शब्द के पूर्व लग्न लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे इसका नाम पैरा डाइब्रोमोबेंजीन है। अगर 3 या ज़्यादा प्रतिस्थापी बेंजीन पर जुड़े हों तो उनका नामकरण कैसे होता है। यहाँ पर ऑर्थो, मेटा, पैरा पूर्व लग्नों का उपयोग 3 या
ज़्यादा प्रतिस्थापी बेंजीन के नामांकन में नहीं किया जाता है। प्रतिस्थापियों की स्थितियां निम्नतम संख्या के नियम का पालन करते हुए की जाती है। कभी कभी बेंजीन व्युत्पन्न के रूढ़ नाम को मूल यौगिक माना जाता है। इन उदाहरणों में देखिए, यहाँ पर 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन सही नाम है, ये 1 पर क्लोरो है, 2 और 4 पर नाइट्रो है। इसका अगर ये लिखे नाम 4 क्लोरो 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन तो गलत होगा, क्योंकि इसमें अंकों का योग ज़्यादा आ जाएगा, इसमें कम है। 1, 2 और 4 में 7 आ रहा है योग और यहाँ पर 8 आ रहा है, इसलिए ये वाला नाम सही है। यहाँ पर 2 क्लोरो 1 मेथिल 4 नाइट्रोबेंजीन ये सही नाम है, और गलत नाम क्या हो सकता है इसका, 4 मेथिल। अगर इसको 4 पर माने और 5 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लिखें तो गलत होगा 5 पर क्लोरो, क्योंकि इसमें भी नंबर ज़्यादा जा रहा है और इसमें नंबर कम आ रहा है। योग जो आ रहा है वो 7 आ रहा है और इसमें 9 आ रहा है, इसलिए ये वाला नाम सही है। इस उदाहरण में आप देखें 2 क्लोरो 4 मेथिल एनिसोल, ये इसके जो रूढ़ प्रणाली के नाम है उसको ही मुख्य नाम माना गया है। ये मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल कहते हैं। तो इसमें 4 पर मेथिल है और 2 पर क्लोरो है, इसलिए ये 2 क्लोरो 4 मेथिल एनिसोल। इसमें ये एनिलीन का व्युत्पन्न है, 4 पर एथिल है, यहाँ पर ये एथिल समूह जुड़ा हुआ है, और 2 पर मेथिल है, तो ये 4 एथिल 2 मेथिल एनिलीन है। ये 3,4 डाइमेथिल फिनोल है, क्योंकि ये फिनोल का व्युत्पन्न है, और इसमें 3 और 4 पर डाइमेथिल यानी 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। अगर बेंजीन वलय और क्रियात्मक समूह एल्केन से जुड़े हुए रहते हैं तब बेंजीन को मूल नहीं माना जाता है, बल्कि प्रतिस्थापी के रूप में माना जाता है। और प्रतिस्थापी के रूप में बेंजीन का नाम फेनिल है, और इसको C6H5 को लघु रूप में फेनिल या PH लिखा जाता है। 2,3 डाइब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन इसका सही नाम है, क्योंकि इसमें ये यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो इसका नाम होगा 2,3 डाइब्रोमो, और 1 पे क्या है, ये फेनिल जुड़ा हुआ है, बेंजीन वलय जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम 2,3 डाइब्रोमो 1 फेनिल, ये 1 है, 1 पे जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 फेनिल पेंटेन इसका सही नाम है। इस यौगिक का आयुपेसी नाम बताना है। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 4 मेथिल बेंजीन होगा, या 1 क्लोरो 4 मेथिल 2 नाइट्रो बेंजीन होगा। योग इसमें इनका बराबर आ रहा है। इसमें 2 क्लोरो 1 नाइट्रो 5 मेथिल बेंजीन, इसमें अंक ज़्यादा आ रहे हैं, और इसमें मेटा और पैरा शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो नहीं किया जाता है। इसलिए अब इनमें से देखना है आपको कि पहले और दूसरे में से कौन सा सही है। तो 1 क्लोरो 4 मेथिल 2 नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन का यौगिक माना जाता है। तो इसमें 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो क्योंकि C पहले आता है, 4 पे मेथिल, और फिर नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन ये मुख्य यौगिक है, इसलिए ये यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1, 2, 3, 4। तो ये 4 पर मेथिल है, 1 पर क्लोरो है और 2 नाइट्रोबेंजीन है, इसलिए इसका नाम 1 क्लोरो 4 मेथिल 2 नाइट्रोबेंजीन होगा। तो आज हमने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ा। अगले भाग में हम कार्बनिक यौगिकों में समवायवता और रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।